नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ की डकैती पार्ट 6। जगदीश ग्रेवाल और मीरा बेदी जब सोकर उठे तो सुबह के 9 बज रहे थे। चल उठ, चाय बना, ग्रेवाल सिगरेट सुलगाकर बोला। बदन टूट रहा है, तू ही बना लेना। मीरा बेदी ने भी सिगरेट सुलगा ली। फिजूल में वक्त बर्बाद मत कर, आज हमें इस शहर से निकलना है। आज? हाँ, ज्यादा इस शहर में टिके रहना ठीक नहीं। मेरी तो कोई बात नहीं, परंतु वह लोग तुझे पहचानते हैं, निकल चलना ही ठीक रहेगा। मीरा बेदी उठी, होठों में सिगरेट फंसाकर कपड़े पहने। जगदीश ग्रेवाल की निगाह सामने पड़े थैलों पर जा टिकी। तूने इनके भीतर पड़ा माल देखा है? देखा क्या, इन्हें भरा ही मैंने है। मैंने माल नहीं देखा। देखेगा? जगदीश ग्रेवाल ने हंसकर सिर हिलाया। मीरा बेदी आगे बढ़ी और थैले का मुंह खोलकर उसमें से सोने की ईंटें, बिस्कुट और हीरे जवाहरातों की थैलियां निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी। यह सब देखकर जगदीश ग्रेवाल ठगा सा रह गया। दोनों थैलों में यही सब भरा पड़ा है? हाँ, बस रहने दे। जगदीश ग्रेवाल ने गहरी सांस लेकर कहा, बंद कर दे इसे। क्यों? मीरा बेदी हंसी। सब अपना ही है, सारी उम्र हमने ही तो देखना है। वापस डालने का काम तू कर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहने के साथ ही मीरा बेदी किचन की तरफ बढ़ गई। जगदीश ग्रेवाल ने जल्दी से सारा सोना और हीरे थैलियों में वापस डाले और थैले का मुंह कसकर बंद कर दिया। उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। उसे विश्वास न आ रहा था कि इतनी दौलत का मालिक है। 6 करोड़ की दौलत। उसने तो 20-30 से ऊपर का सपना ही कभी न देखा था और आज वह करोड़ों का मालिक है। सही बात तो यह थी कि जितनी आसानी से उसके हाथ ढेर सारी दौलत लग गई थी, उस हिसाब से उसे विश्वास ही न आ रहा था कि यह सब उसी का है। परंतु मीरा बेदी की मौजूदगी का एहसास उसे इस बात का एहसास करा रहा था, सब कुछ उसका ही है। जगदीश ग्रेवाल ने आगे बढ़कर सिटिकनी हटाई और खिड़की के पल्ले खोल दिए। पीछे का जंगल से भरा वातावरण दिखाई देने लगा। अगर वह सोचों में डूबा न होता तो अवश्य ही पहलवान को देख लेता, जो खिड़की खुलते ही फौरन पेड़ के तने की ओट में जा छिपा था। पेड़ों की हरियाली देखते हुए ग्रेवाल इन्हीं सोचों में डूबा रहा कि भविष्य में वह क्या क्या करेगा इस दौलत से। आज सूर्य की धूप काफी तेज थी। पेड़ों के पत्ते मुरझाए से लग रहे थे। हवा न चलने के कारण वातावरण में उमस मौजूद थी। मीरा बेदी चाय बनाकर ले आई तो ग्रेवाल खिड़की बंद करके पलटा और मीरा से चाय का प्याला लेकर घूंट भरा। तुमने मुझसे शादी करनी है, याद है ना? मीरा चाय का प्याला लेकर कुर्सी पर बैठती हुई बोली। काम की बात मुझे हमेशा याद रहती है। कब करेगा? इस शहर से निकलकर। यहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं कि शादी करते फिरे। मेरी बात समझ रही है ना? समझ रही हूँ। कहाँ चलने की सोची है तुमने? दिल्ली। भीड़ भाड़ वाली जगह है। एक बार वहां पहुंच गए तो फिर हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। महानगरी में कौन किस पर ध्यान देता है? वहां कोई पहचान वाला है? नहीं, पहचान वाला चाहिए भी नहीं। जगदीश ग्रेवाल हाथ हिलाकर बोला। हमें ऐसे किसी इंसान को पास भी नहीं फटकने देना जो हमारी पुरानी जिंदगी को जानता हो। मीरा बेदी सिर हिलाकर रह गई। बहुत पैसा है हमारे पास, 6 करोड़। आराम से खुद को सेटल कर लेंगे वहां। यहां से निकलेंगे कैसे? कोई कार चोरी करके लानी होगी, उस पर ही निकल चलेंगे। मेरा बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कार ले आऊंगा कहीं से। चलना कब होगा? बस तैयार होकर कहीं से कार लेकर आता हूं। निकल पड़ेंगे। ग्रेवाल ने मुस्कुराकर मीरा बेदी का गाल थपथपाया। अपने भाई को कुछ देना है? राजन को? हाँ, 10-20 लाख दे दो अगर देना चाहती हो। अभी इन चक्करों में पड़ना ठीक नहीं। दिल्ली पहुंचकर चैन की सांस लेने के पश्चात ही राजन के बारे में सोचूंगी। जगदीश ग्रेवाल सिर हिलाकर रह गया। बस बस, यहीं रोक दे। दिलदार सिंह के कहने की देर थी कि शिंदे ने कार रोक दी। दिलदार सिंह ने खिड़की से बाहर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, फिर सिर हिलाया। यही वह जगह है।
यहाँ बाईं तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर टूटा फूटा बंद हो चुका पेट्रोल पंप है। राजन बेदी ने इसी जगह के बारे में बताया था। पक्की बात कर रहे हो? देवराज चौहान ने आसपास निगाहें दौड़ाई। मैं पक्की ही बात करता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? नेशनल हाईवे यह है जहाँ हमारी कार खड़ी है, देवराज चौहान बोला। फिर पुराना बंद हो चुका पेट्रोल पंप सड़क से हटकर जंगल में क्यों है? पहले इस जगह पर पहाड़ी थी और हाईवे थोड़ा सा कटकर पेट्रोल पंप के सामने से था। समझा? पहले वह पेट्रोल पंप हाईवे पर था, परंतु थोड़ी सी जगह पर ही ड्राइवरों को 3-4 मोड़ काटकर वाहनों को फिर इस सड़क पर लाना पड़ता था। चट्टान के गिर्द घेरा छोटा होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते थे। आखिरकार छोटी सी पहाड़ी को काट काट कर बिल्कुल ही साफ कर दिया गया और सड़क सीधी बना दी गई। इसी कारण पेट्रोल पंप आज उजाड़ पड़ा है। वहां पर सड़क बंद हो गई है और पेड़ों ने उसकी जगह ले ली। देवराज चौहान ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। आओ। सब कार से बाहर आ गए। फिर चारों ही सड़क से उतरकर जंगल में प्रवेश कर गए। आगे दिलदार सिंह था। कुछ ही देर में उन्हें पेट्रोल पंप और कॉटेज दिखाई देने लगी। दिलदार सिंह के रुकते ही सब ठिठक गए। वह है कॉटेज। कॉटेज की बाहरी हालत बता रही है कि वहां पर कोई रहता है। वही होगा, जगदीश ग्रेवाल, जगमोहन बोला। होना तो उसे ही चाहिए। देवराज चौहान की निगाहें कॉटेज पर टिकी थी। अगर हमारे साथ और आदमी होते तो बेहतर रहता। मेरे ख्याल में हम कॉटेज को घेर कर बैठ जाते हैं। शिंदे और आदमियों को ले आता है। कोई जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। भीतर ग्रेवाल और मीरा बेदी ही होंगे। हद हुई तो उनका एक आध साथी और। हम मामले को आसानी से संभाल सकते हैं। आदमियों की जरूरत नहीं। दिलदार सिंह ने कुछ नहीं कहा। एक्शन कैसे लेना है? जगमोहन बोला। दिलदार सिंह ने देवराज चौहान को देखा। मैं और जगमोहन कॉटेज के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तुम दोनों इसी तरफ रहो। धीरे धीरे घेरा तंग करते रहो। वह लोग खुद को इस जगह पर सुरक्षित समझ रहे होंगे और यही भ्रम उन्हें ले डूबेगा। अचानक हमला बोलना है उन पर। उनके पास हथियार भी होंगे, हर कीमत पर होंगे, देवराज चौहान ने कहा। उन हथियारों से हमने खुद को बचाकर रखना है। अपने को बचाने के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं। वैसे इतना तो स्पष्ट है कि उनके पास सीमित मात्रा में ही हथियार और असला होगा। हमारे पास कौन सा ज्यादा है? लेकिन हम बाहर हैं और वह अंदर। यह हमारे लिए फायदेमंद बात है। शिंदे ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। हमें उन पर किसी भी तरह का रहम नहीं करना है। देखो और गोली मार दो। पल भर का सोचना हमारी जान ले सकता है। वह लोग कम नहीं हैं। आओ जगमोहन। देवराज चौहान जगमोहन के लिए दबे पांव चक्कर काटता हुआ कॉटेज के पीछे जा पहुंचा और निगाहें कॉटेज पर टिका दी। कॉटेज चारों तरफ से बंद था। कुछ देर यहीं ठहरो और कॉटेज पर निगाह रखो, देवराज चौहान बोला। शायद कोई नजर आ जाए। शिंदे। पेड़ों की आड़ में खड़े दिलदार सिंह के हाथ में रिवॉल्वर थमा था और निगाहें कॉटेज पर थी। हमें अपनी जान बचाकर रखनी है। क्या मतलब? 6 करोड़ का मामला है और मुझे 6 का 6 ही हासिल करना है, इसलिए हमें जान बचाकर रखनी है। ज्यादा हीरो नहीं बनना, देवराज चौहान की तरह। साला जो करता है कर लेने दे। वह कॉटेज वालों को मारेगा, हम नहीं। हाँ, कॉटेज वाला अगर कोई सामने आ जाए तो बेशक मार दो उसे, परंतु किसी भी हाल में अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है। अरविंद शिंदे ने वहशी हो चुके दिलदार सिंह के चेहरे को देखा। जब कॉटेज वालों का काम तमाम हो जाए तो देवराज चौहान और जगमोहन का काम तमाम कर देना है। साला मुझ पर जोर जबरदस्ती चलाता है। 6 में से 2 देगा। इसे नहीं मालूम मैं बहुत खराब आदमी हूँ। समझा शिंदे? समझा। पहलवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हैरानी से फटी फटी आंखों से वह देवराज चौहान को देखे जा रहा था। साथ में जगमोहन को भी उसने पहचान लिया था। उसने तो सोचा था दोनों मर चुके हैं, लेकिन यह तो जिंदा ही नहीं बल्कि बहुत जल्द सही ठिकाने पर भी आ पहुंचे हैं। पहलवान को अपना सारा प्लान मिट्टी में मिलता दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से जाकर कार में सोए मोहनलाल को जगाया। क्या है? मोहनलाल आंख मलते हुए उठ बैठा। हो गया खेल खत्म।
क्या मतलब? मोहनलाल की आंखें खुल गई। देवराज चौहान जिंदा ही नहीं बल्कि अपने दोस्त जगमोहन के साथ यहाँ पर आ पहुंचा है। यहाँ पर? मोहनलाल चिहुक पड़ा। हाँ, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ वही झाड़ कर ले जाएंगे। मोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई और कई कश एक साथ ले बैठा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। यहाँ रहे तो खामखा जान भी जा सकती है। पहलवान व्यग्र स्वर में कह उठा। जल्दबाजी मत कर, मोहनलाल विचार भरे स्वर में बोला। तू दूर से कॉटेज का पूरा चक्कर लगा कर देख, वह दोनों अकेले हैं या साथ में कोई और भी है। इससे क्या होगा? तुझे जो कहा है वह तो कर, बाकी बाद में बताऊंगा। पहलवान ने बहस नहीं की, अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाया और 10 मिनट में ही चक्कर लगाकर वापस आ गया। सत्यानाश! आते ही पहलवान दांत पीसकर बोला। दूसरी तरफ दिलदार सिंह अपने एक आदमी के साथ वहां मौजूद है। इन सबके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक तो होंगे ही, मोहनलाल दांत पीसकर कह उठा। इन सबका इरादा कॉटेज में मौजूद छोकरे छोकरी को खत्म करके माल वापस ले जाने का है और यह अपने इस मकसद में सफल भी हो जाएंगे। तभी तो कह रहा हूँ, चलते हैं यहाँ से। बेवकूफ़ है तू, मोहनलाल झल्लाकर बोला। आखिर तक तमाशा देख, शायद कोई खूबसूरत मौका हाथ लग जाए। इतने खतरनाक लोगों के होते हुए नसीब का कुछ पता नहीं चलता। हम गोलियों से भुने भी जा सकते हैं। देखा जाएगा, हम दूर रहकर तमाशा देखेंगे। फिर तेरे पास तो रिवॉल्वर है, फिक्र क्यों करता है? हौसला रख, यह लोग भी इंसान हैं हमारी तरह। मोहनलाल सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कह उठा। इस तरफ देवराज चौहान है, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ चलते हैं, वहां तो दिलदार सिंह है, पहलवान खींच कर बोला। तभी तो वहां चलने को कह रहा हूँ। दिलदार सिंह गैंगस्टर है। वैसे 50-100 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, गोलियां चलाकर आतंक फैला देता है, लेकिन देवराज चौहान अकेला ही सब कुछ करता है। बहुत खतरनाक है वह। दिलदार सिंह से तो एक बारगी निपट सकते हैं, परंतु देवराज चौहान से नहीं। तू मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पहलवान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मोहनलाल कार से बाहर निकल आया। चल, जिस ओर दिलदार सिंह है उस तरफ चलते हैं। पहलवान का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। मैं जा रहा हूँ। जगदीश ग्रेवाल ने तैयार होने के बाद सिगरेट सुलगाई। अपना ध्यान रखना। मीरा बेदी उसके सीने से जा सटी। मुझे क्या होना है? जगदीश उसे अपने से परे हटाकर बोला। गया और कहीं न कहीं से कार लेकर 2-3 घंटे तक आ जाऊंगा। रात वाली कार दूर न छोड़कर आते तो ठीक रहता। उस कार का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था, वह हमें फंसवा देती। उस पर गोलियों के निशान थे। जगदीश ग्रेवाल ने सिर झटक कर कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? मैं कार लेने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि पीछे से माल लेकर तुम खिसक जाओ। मीरा बेदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कभी तो अक्ल से काम लिया कर। मेरे लिए 1 करोड़ ही बहुत था जो मेरे हिस्से में आना था। मैं तो उसे लेकर ही तेरे पास आ गई थी। मेरा मन साफ है, मुझे दौलत और तुम एक साथ चाहिए। मीरा बेदी ने उसकी छाती पर हाथ फेरा। तुमसे बड़ी नाटकबाज मैंने कभी नहीं देखी, जगदीश ने मुंह बनाकर कहा और पुनः उसे पीछे करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगदीश ग्रेवाल ने दरवाजा खोला। इस तरफ दिलदार सिंह और शिंदे थे। दरवाजा खोलते ही गोली चली और जगदीश के चेहरे को गर्मी पहुंचाती हुई दरवाजे में जा धंसी। ग्रेवाल ने छलांग मारी और अगले ही पल वह कमरे में था। मीरा बेदी के होठों से फुंफकार निकली। पलक झपकते ही उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। उसके होठ भीग चुके थे, आंखों में वहशी चमक विद्यमान हो गई थी। वह आगे बढ़ी और जरा सा पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। जरा सी मेहनत के पश्चात उसे काफी दूर दिलदार सिंह नजर आया, जो एक आदमी के साथ झाड़ियों में दुबका पड़ा था। अपने मोटे शरीर की वजह से वह दिखाई दे गया था। मीरा बेदी खिड़की से हटकर पलटी। ग्रेवाल होठ भींचे उसे देख रहा था। दिलदार सिंह है। वह हरामजादा इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? जगदीश ग्रेवाल ने दांत किटकिटाए। दिलदार सिंह अकेला कहीं नहीं जाता, खास तौर से जब लड़ाई झगड़े का मामला हो। उसके 10-20 गनमैन अवश्य उसके साथ होते हैं।
शायद उन लोगों ने कॉटेज को घेर रखा है। बास्टर्ड! ग्रेवाल मुट्ठियां भींचता हुआ पलटा और दूसरे कमरे में चला गया। वहां से खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पेड़ों से छनकर तेज धूप जमीन पर पड़ रही थी। उमस से भरे वातावरण में ग्रेवाल अपनी पैनी निगाहें घुमाने लगा। कोई नजर आया? तुम यहाँ क्यों आई हो? उधर जाओ, ग्रेवाल ने दांत किटकिटाकर कहा। चिंता मत करो, मीरा बेदी भयानक स्वर में कह उठी। वह लोग सीधे कॉटेज तक नहीं आ सकते, उन्हें भी अपनी जान प्यारी होगी। कोई नजर आया? नहीं। देखते रहो, इस तरफ भी दिलदार सिंह के आदमी होने चाहिए। मीरा बेदी के होठों से गुर्राहट उभरी। उस तरफ दिलदार सिंह और उसका एक आदमी दिखा था। अगर वह दोनों अकेले भी होते तो एक ने आगे एक ने पीछे होना था, लेकिन वह दोनों इकट्ठे हैं। तुम यहां से बाहर निगाह, कहते कहते ग्रेवाल ठिठका और होंठ भींचकर बोला। इस तरफ भी दो हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गैराज के केबिन में जो बेहोश पड़े थे, यह दोनों वही हो सकते हैं। मीरा बेदी ने जगदीश को पीछे करके देखा। पेड़ों की झुरमुट के पीछे उसे देवराज चौहान और जगमोहन दिखाई दिए। मीरा बेदी सीधी खड़ी हो गई। देवराज चौहान और जगमोहन इस तरफ हैं, यानी कि यहाँ सिर्फ यह चारों ही हैं। अगर ज्यादा होते तो अब तक इन लोगों ने कॉटेज पर सामूहिक हमला बोल देना था। जगदीश ग्रेवाल का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ चुका था। आंखों में अंगारे दहक उठे थे। एकाएक वह बेहद खतरनाक दिखने लगा था। यह लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? मालूम नहीं, मीरा बेदी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। लेकिन मुझे मालूम है, ग्रेवाल भेड़िए की तरह गुर्राया। यहाँ का पता सिर्फ एक ही इंसान जानता था, तुम्हारा भाई राजन। उसी ने इन लोगों को यहाँ का पता बताया है। उसी की मेहरबानी से यह सब यहाँ तक पहुंचे हैं। हो सकता है, मीरा बेदी ने भिंचे दांतों से कहा, क्योंकि उसी की मेहरबानी से ही मैं डकैती के इस काम के लिए दिलदार सिंह तक पहुंची थी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे भाई को। जगदीश ग्रेवाल चीख उठा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। मेरे हाथों से वह नहीं। चीखो मत, जो मर्जी करना, लेकिन पहले इन लोगों से निपटो। 6 करोड़ की दौलत को बचाओ, जो हमारे भविष्य का सहारा बनने वाली है। पांव पटकता हुआ ग्रेवाल बेडरूम में पहुंचा और बेड की पलाई उठाकर नीचे खाने में पड़ी गन निकाल ली। एक एक को भून कर रख दूंगा। मीरा बेदी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तू किस तरफ का मुकाबला करेगी, आगे का या पीछे का? इस गन से दिलदार सिंह को खत्म कर, मीरा बेदी ने होंठ भींचकर कहा। देवराज चौहान से तो सौदा किया जा सकता है, लेकिन दिलदार सिंह से नहीं। वह तो पूरा माल लेकर ही तसल्ली करेगा। गन थामे जगदीश खतरनाक अंदाज में सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया और मीरा बेदी पीछे वाले कमरे की तरफ। ग्रेवाल ने खिड़की का थोड़ा सा पल्ला खोला और गन की नाल बाहर निकालकर निशाना बांधने लगा। तभी पीछे गोलियां चलने की आवाज आई। मीरा बेदी ने फायरिंग की शुरुआत कर दी थी। जवाब में देवराज चौहान और जगमोहन भी गोलियां बरसाने लगे थे। छोटी सी लड़ाई छिड़ गई थी। ग्रेवाल को दिलदार सिंह और शिंदे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वह लोग रिवॉल्वर की रेंज से दूर और निश्चिंत थे कि फायर उन तक नहीं जा सकता। अगर उन्हें जगदीश के पास मौजूद गन का आभास होता तो अपना ठिकाना कोई और ही चुनते। उन्हें निशाने पर लेकर ग्रेवाल ने गन का ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल ग्रेवाल को शिंदे का शरीर उछलकर नीचे गिरता दिखाई दिया। इत्तेफाक से दिलदार सिंह को एक भी गोली न लगी थी। उसी पल दिलदार सिंह नीचे लेट गया। ग्रेवाल ने दांत भींचकर पुनः गन का घोड़ा दबाया। गोलियां दिलदार सिंह तक पहुंची अवश्य, लेकिन लगी एक भी नहीं। हरामजादा, फिर बच गया। जगदीश ग्रेवाल वहशी स्वर में गुर्राया। दूसरी तरफ भी गोलियां चल रही हैं, जगमोहन बोला। दोनों ने आगे पीछे का ठिकाना संभाल लिया होगा। देवराज चौहान ने कहने के साथ ही रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां कॉटेज की खिड़की के शीशों को तोड़ती हुई भीतर प्रवेश कर गई। जिस ढंग से अंदर वाले फायरिंग कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि इनके पास ज्यादा असला नहीं है, जगमोहन ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से की जाने वाली फायरिंग तेज है, देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा। तभी कॉटेज की तरफ से गोली आई और पेड़ के तने में धंस गई।
देवराज चौहान और जगमोहन ने एक साथ फायर किया। दोनों गोलियां खिड़की के टूटे शीशे से भीतर प्रवेश कर गई। इसके साथ ही खिड़की पर मौजूद शख्स को उन्होंने जल्दी से पीछे हटते देखा। शायद गोली लगी है, देवराज चौहान विचार भरे स्वर में बोला। मेरा भी यही ख्याल है। मीरा बेदी की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। उसके दिल से 2 इंच ऊपर के हिस्से से खून बह रहा था। बाएं हाथ से उसने घाव को दबा रखा था। हाथ की उंगलियां और हथेली बहते खून से सुर्ख हो रही थी। दाएं हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थमी थी। वह खिड़की के पास ही दीवार से टेक लगाए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ ही पलों में वह अपने शरीर में कमजोरी महसूस करने लगी थी। जब शक्ति क्षीण होने लगी तो लड़खड़ाती हुई वह उठी। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर खिड़की की तरफ करके यूं ही गोली चलाई। फिर बाएं हाथ से जख्म को दबाए उस कमरे की तरफ बढ़ी जिसमें जगदीश ग्रेवाल मौजूद था। जगदीश खिड़की की चौखट पर गन रखे सावधानी से दिलदार सिंह का निशाना लेने का प्रयास कर रहा था। जगदीश, मीरा बेदी लड़खड़ाती हुई उसके पास पहुंची। क्या है? जगदीश ग्रेवाल गुर्राया। निगाहें बाहर ही टिकी थी। मुझे गोली लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तुझे भी अभी गोली लगनी थी? ग्रेवाल ने गन का ट्रिगर दबाया तो गोलियां निकलकर दूर छिपे दिलदार सिंह की तरफ लपकी, परंतु उसे लगी नहीं। कम से कम पीछे का मामला तो संभाल लेती। बहुत दर्द हो रहा है जगदीश, मीरा बेदी दर्द भरे क्षीण से स्वर में कह उठी। मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। आगे आकर उसने जगदीश के कंधे को हिलाया। जगदीश ग्रेवाल गुर्रा कर पलटा और एक बांह से मीरा बेदी को जोर से धक्का दिया। मीरा बेदी के होठों से चीख निकली और वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी से टकराकर कलाबाजी खाती हुई नीचे जा गिरी। अब तुझे बचाऊं या 6 करोड़ की दौलत को? तू मर जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दौलत चली गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा। तेरे जैसी तो 36 मिल जाएंगी, लेकिन 6 करोड़ फिर हाथ नहीं आएंगे। कहने के साथ ही जगदीश ने दांत भींचकर अपनी निगाह बाहर टिका दी। गन को पुनः संभाल लिया। कई पलों तक मीरा बेदी की छाती में उठती पीड़ा के कारण आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। जगदीश के शब्द उसके मस्तिष्क से टकराते हुए उसकी पीड़ा को बढ़ा रहे थे। वह उसके बच्चे की मां बन रही थी। 6 करोड़ की दौलत उसने जगदीश के कदमों में डाल दी थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? नफरत, धोखेबाजी, मतलब परस्ती। वह मर रही है और जगदीश को उसके मरने की परवाह नहीं है। दौलत की पड़ी है, कहता है 36 मिल जाएगी, बस यही कीमत है उसकी जगदीश की निगाहों में। अब उसे महसूस हुआ कि राजन ठीक कहता था, जगदीश ठीक आदमी नहीं है, उसका पीछा छोड़ दे। परंतु वह तो तब तक जगदीश के लिए पागल हो चुकी थी। क्रोध में आकर उसने अपने हितैषी भाई को छोड़ दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। साथ ही महसूस हो रहा था जगदीश को उसने गलत समझा। वह इंसान प्यार के काबिल तो है ही नहीं, शायद जीने के भी काबिल अब नहीं रहा। प्रतिशोध की तेज लहर मीरा बेदी के जिस्म में भरती चली गई। मीरा बेदी के बदन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हिल सके, परंतु वह हिली। मूंदती आंखों को खोला, आसपास देखा। उसके हाथ में गिरी रिवॉल्वर कुछ ही दूर पर पड़ी थी। कोई और वक्त होता तो शायद रिवॉल्वर तक न पहुंच पाती, परंतु अब उसकी हिम्मत के पीछे प्रतिशोध की भावना काम कर रही थी। वह रिवॉल्वर तक पहुंची, रिवॉल्वर उठाया। अधमुंदी आंखों से खिड़की पर पीठ किए जगदीश ग्रेवाल को देखा। कांपते हाथ से ग्रेवाल की तरफ रिवॉल्वर सीधी की और पूरी शक्ति लगाकर ट्रिगर दबाया। फायर का तेज धमाका गूंजा। गोली जगदीश ग्रेवाल की पीठ में जा धंसी। जगदीश के होठों से चीख निकली। उसका जिस्म जोरों से कांपा। गन पर से उसका हाथ हट गया। कठिनता से पलटकर उसने मीरा बेदी को देखा। मीरा बेदी की आंखें मुनती जा रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। दगाबाज, तूने? ग्रेवाल ने कुछ कहना चाहा, तभी मीरा बेदी ने एक बार फिर पूरी शक्ति लगाई। अपनी बची खुची सारी शक्ति ट्रिगर दबाने में लगा दी। ट्रिगर दबते ही उसके शरीर को झटका लगा और छाती के बल फर्श पर फैलती चली गई। वह मर चुकी थी। उसकी चलाई गोली ग्रेवाल के गर्दन में लगी।
वह उछलकर नीचे जा गिरा और चंद पल तड़पने के पश्चात ठंडा होता चला गया। पहलवान, मोहनलाल बोला, हाँ, तेरे रिवॉल्वर का क्या हाल है? चैम्बर घूमता है या नहीं? ठीक तो किया था, शायद अब घूमे। तो जाकर दिलदार सिंह को खत्म कर दे। पागल हो गया है तू? मरवाएगा मुझे? गधे, दिलदार मरेगा, उसका साथी पहले ही मर चुका है। इस तरफ का रास्ता साफ हो जाएगा। भीतर वालों के पास एक ही गन लगती है, वह गन के साथ पीछे का रुख कर लेंगे, देवराज चौहान की तरफ। इससे मामला जल्दी निपट जाएगा। बात तो ठीक है, पहलवान ने विचार भरे स्वर में कहा। दिलदार सिंह जमीन पर लेटा है, रिवॉल्वर उसके हाथ में है। खामोशी से पीछे की तरफ से जा और उसकी पीठ में गोलियां उतार दे। पहलवान ने मोहनलाल को देखा। देखता क्या है, जा। तू यहीं रहेगा? हाँ। अगर मेरी रिवॉल्वर का चैम्बर नहीं घूमा तो दिलदार सिंह मुझे मार देगा और तू चुपचाप यहां से खिसक जाएगा। पहलवान ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, फिर तो मैं ऐसा भागूंगा कि पीछे पलटकर भी नहीं देखूंगा। तू मेरे साथ चलेगा? क्या? हाँ, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। बोल, चलता है या नहीं? ना चलूं तो हमें दौलत हासिल करने का ख्वाब छोड़ना होगा। ठीक है, चल। इतने सुंदर ख्वाब को मैं नहीं तोड़ना चाहता। मोहनलाल और पहलवान आगे बढ़े। छिपते छिपाते लंबा चक्कर काटकर वह लोग दिलदार के सिर पर जा पहुंचे। दिलदार सिंह को अपने पीछे के बारे में जरा भी आभास न हो सका। पहलवान उससे सिर्फ 8 फीट दूर था, पीछे मोहनलाल। यूं मोहनलाल तैयार था भागने को अगर पहलवान की रिवॉल्वर का चैम्बर ना घुमा तो। पहलवान ने रिवॉल्वर सीधी की और दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाका हुआ। गोली दिलदार सिंह की पीठ में जा लगी। चैम्बर घूमते देखकर पहलवान ने दूसरा फायर किया, फिर तीसरा। दिलदार सिंह का मोटा शरीर जोरों से तड़प उठा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। कुछ ही पलों में उसका शरीर ठंडा हो गया। दोनों अविश्वास भरी निगाहों से दिलदार सिंह की लाश को देखने लगे। यह तो वास्तव में मर गया, पहलवान के होठों से निकला। हम भी तो इसे वास्तव में मार रहे थे। मोहनलाल ने चैन की लंबी सांस लेकर कहा। कॉटेज की तरफ से काफी देर से गोली नहीं चली। तभी उन्हें अपने पीछे आहट सुनाई दी। दोनों फौरन पलटे। चंद कदमों के फासले पर पसीने से लथपथ राजन बेदी खड़ा था। गोली मत चलाना, राजन बेदी चीखा। कौन हो तुम? मोहनलाल ने गुर्राकर पूछा। मैं राजन बेदी हूँ, बहुत देर से यहाँ मौजूद था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए खामोशी से दिलदार सिंह को गोलियां बरसाते देख रहा था। तू है कौन? कॉटेज में जो लड़की है, मैं उसका भाई हूँ। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो तुम लोग कॉटेज में मौजूद 6 करोड़ की दौलत को पाना चाहते हो। 6 करोड़ की दौलत है कॉटेज में? दोनों के मुंह से हैरानी परेशानी से भरा स्वर निकला। वह ठगी से रह गए। शायद तुम लोगों को दौलत का अनुमान नहीं था। नहीं था, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं? मैंने बहुत पहले ही तुम दोनों को देख लिया था। तुम लोग खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे, तो मैं समझ गया कि तुम लोग पहले से ही यहाँ पर दौलत हथियाने के वास्ते डेरा जमाए बैठे हो। पढ़ा लिखा लगता है, पहलवान मोहनलाल से बोला। लेकिन अब इसका क्या किया जाए? कॉटेज में मौजूद छोकरी का भाई है यह। मोहनलाल के कुछ कहने से पहले ही राजन बेदी बोला। मेरे बारे में उल्टा सीधा मत सोचो दोस्तों, मैं भी दौलत पाने आया हूँ। यह लूट मेरी बहन ने की थी और सारा माल लेकर इस बदमाश के पास आ गई है। बदमाश को मैंने कभी पसंद नहीं किया। मैं कॉटेज के भीतर जा सकता हूँ। मेरा इरादा भीतर जाकर जगदीश ग्रेवाल को उड़ा देने का है। वह रास्ते से हट गया तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। अपनी बहन के साथ मिलकर माल हम बांट लेंगे। पहलवान और मोहनलाल ने एक दूसरे को देखा। तुझे समझ आया यह क्या कह रहा है? पहलवान बोला। समझ तो आया, लेकिन इस पर भरोसा करना ठीक नहीं। यह उस छोकरी का भाई है और वह छोकरी परले दर्जे की फरेबी है। मेरी बात पर तुम लोगों को विश्वास करना ही होगा, नहीं तो सारा माल जगदीश ग्रेवाल या फिर देवराज चौहान ले जाएगा। तुम लोगों के और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। राजन बेदी अपने शब्दों पर जोर देकर बोला।
कई पलों तक वहां खामोशी छाई रही। ठीक है, मोहनलाल बोला, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि तुम पर विश्वास करें। कहने के साथ ही मोहनलाल ने नीचे पड़े दिलदार सिंह और शिंदे के रिवॉल्वर उठाए और राजन बेदी को थमा दिया। जाओ और कान खोलकर सुन लो कि उस जगदीश को मारकर 10वें मिनट में तुम क्वार्टर से बाहर नहीं निकले तो 11वें मिनट हम देवराज चौहान से जा मिलेंगे। मंजूर है। राजन बेदी ने रिवॉल्वर थामी और उसे जेब में डालकर दोनों हाथ सिर से ऊपर उठाए तेजी से कॉटेज की तरफ बढ़ गया। पहलवान और मोहनलाल पैनी निगाहों से उसे देख रहे थे। तुम्हें यह आदमी कैसा लगता है? मोहनलाल ने कहा। कह नहीं सकता। अगर 10 मिनट में जगदीश को मारकर कॉटेज से बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत आदमी है। उसके जवाब पर मोहन मुंह बनाकर रह गया। राजन बेदी कॉटेज के दरवाजे के समीप पहुंचकर ठिठका। उसे खोलना चाहा, परंतु वह नहीं खुला। दरवाजा थपथपाया, तब भी किसी ने नहीं खोला। मन ही मन झल्लाता हुआ वह कॉटेज की दीवार के साथ आगे बढ़ा कि ठिठक गया। सामने ही खिड़की खुली हुई थी और गन की नाल बाहर की तरफ झलक रही थी। 2 पल तो वह गन की नाल को देखता रहा, फिर दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा। कई पलों से उसके मस्तिष्क में एक बात आ रही थी कि काफी देर से कॉटेज की तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। बात क्या है? एकाएक राजन बेदी ने हाथ बढ़ाकर बाहर निकलती गन को पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। गन बाहर आ गई। कोई आवाज नहीं हुई। राजन बेदी ने आगे बढ़कर खिड़की से भीतर झांका। कुछ भी नजर न आया। वह सावधानी से खिड़की से भीतर प्रवेश कर गया। कमरे का दृश्य देखते ही वह सख्ती किसी हालत में खड़ा रह गया। जगदीश ग्रेवाल और मीरा बेदी की लाशें वहां पड़ी थी। कुछ पल तो वह वैसे ही खड़ा रहा, फिर एकाएक उसे होश आया। कॉटेज में अकेला रहना खतरे से खाली नहीं था। देवराज चौहान और जगमोहन कॉटेज के पिछली तरफ थे। वह या उनकी गोली कभी भी आ सकती थी। तभी उसकी निगाह 2 बड़े बड़े थैलों पर पड़ी। राजन फौरन आगे बढ़ा और थैले का मुंह खोलकर भीतर झांका। भीतर चमकता सोना देखकर सक पकाकर उसने थैला बंद किया और जल्दी से आगे बढ़कर कॉटेज का मेन द्वार भीतर से खोला और भागकर पहलवान और मोहनलाल के पास जा पहुंचा। क्या बात है, तू पसीने पसीने क्यों हो रहा है? वहां कॉटेज में दोनों मरे पड़े हैं। दोनों कौन? पहलवान और मोहनलाल चौंके। मेरी बहन और जगदीश दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी है। यह झूठ भी बोलता हो सकता है, मोहनलाल ने कहा और अपनी रिवॉल्वर राजन की कमर से लगा दी। चल, अगर तूने झूठ बोला है तो बचेगा नहीं। मैंने सच बोला है, राजन ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर कहा। आगे का रास्ता साफ है और पीछे देवराज चौहान है, मोहनलाल बोला। पहलवान, यह हमारे लिए खूबसूरत मौका है। तू कार लेकर आ, दोनों थैले उसमें रखो और चुपचाप सामने से खिसक जाओ। मैं पीछे वाले कमरे में खिड़की पर जम जाता हूँ और फायर करता हुआ देवराज चौहान को रोके रखूंगा। गुड आइडिया, राजन प्रसन्नता से कह उठा। लेकिन कार तो कॉटेज के पीछे छिपाकर खड़ी की है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में धक्का मारकर तो ला नहीं सकते। स्टार्ट की तो आवाज कुछ दूर छिपे देवराज चौहान और जगमोहन तक पहुंच जाएगी। आह! मोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। बाहर सड़क पर भी एक कार खड़ी है। एकाएक राजन बोला, शायद दिलदार सिंह। गुड, उसे फौरन लेकर आओ। मोहनलाल व्यग्रता से कह उठा। जल्दी से तुम दोनों थैले उसमें भरो, मैं पीछे से फायरिंग शुरू करता हूं। दोनों जाने लगे तो मोहनलाल पुनः बोला, कॉटेज से कुछ पहले ही कार का इंजन बंद कर देना। देवराज चौहान तक कार के इंजन की आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। दोनों ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। मोहनलाल रिवॉल्वर थामे पीछे वाले कमरे की खिड़की पर पहुंचा और रिवॉल्वर बाहर करके फायर कर दिया। मुझे कॉटेज में कुछ गड़बड़ लग रही है, देवराज चौहान विचार भरे स्वर में कह उठा। कैसी गड़बड़? काफी देर से हम पर कोई फायर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से भी फायरों की आवाज नहीं आ रही। यह शांति गड़बड़ की ही तरफ इशारा कर रही है। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। मेरे ख्याल से हमें कॉटेज की तरफ बढ़ना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। और अगर वह लोग हमारे बाहर निकलने के इंतजार में हो तो देखा जाएगा।
आओ। दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे पेड़ों की ओट से बाहर निकले। यह वही समय था जब मोहनलाल ने मीरा बेदी वाली जगह संभाल कर फायर किया था। दोनों फौरन पेड़ों की ओट में हो गए। गोली कुछ दूर से गुजर गई थी। देवराज चौहान होठ भींचकर रह गया। तो यह लोग हमारे बाहर निकलने के इंतजार में थे, इसी कारण फायरिंग बंद कर रखी थी। देखते हैं कब तक कॉटेज में बंद रहकर यह लोग हमारा मुकाबला करते हैं। जगमोहन दांत पीसकर कह उठा। फिर एकाएक ही बोला, अगर दिलदार सिंह के आदमी आ गए होते तो अब तक इन लोगों पर काबू पा लिया होता। हाँ, इन पर तो काबू पा लिया होता, देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। साथ ही साथ दिलदार सिंह के इशारों पर उसके आदमियों ने हमें भी गोली से उड़ा देना था और 6 करोड़ पर दिलदार सिंह का कब्जा हो जाता। तभी भीतर से एक और फायर हुआ। जगमोहन ने फायर का जवाब फायर से दिया। खामखा फायर मत करो, हमारे पास गोलियां कम हैं। लेकिन कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? अंधेरा होने तक, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। अंधेरा घिर जाने पर हम सुरक्षित कॉटेज के पास पहुंचकर इन लोगों पर काबू पा सकते हैं। तब तक इन लोगों के पास गोलियों का स्टॉक भी खत्म हो चुका होगा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। पहलवान हाँफता हुआ मोहनलाल के पास आया। दोनों थैलों को कार में डाल दिया है, साले बहुत भारी थे। नाम पहलवान है तो काम भी पहलवानों वाले किया कर। मोहनलाल हंसा। देख तो देवराज चौहान और उसके साथी को मैंने कैसे अटका रखा है। तूने? पहलवान ने मुंह बिगाड़ा। अबे वह तेरे कारण नहीं अटके हुए, वह तो मीरा बेदी और जगदीश के बारे में सोचकर अटके हुए हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि भीतर हम हैं तो आकर वह दोनों हमारी मुंडियां मरोड़ दें। अब उन्हें सपना तो आएगा नहीं कि भीतर हम हैं। फालतू बात बंद और खिसक ले, चल। कहने के साथ ही मोहनलाल ने रिवॉल्वर से बाहर फायर किया और खड़ा हो गया। तभी बाहर कार स्टार्ट होने और जाने की आवाज आई। कार? पहलवान चीखा। उल्लू का पट्टा बेदी ले उड़ा। मोहनलाल हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागा। दोनों उल्टी सीधी सांस लेते बाहर पहुंचे तो ठगे से रह गए। राजन बेदी कार भगाकर ले गया था। कार सामने जा रही थी। देखते ही देखते कार निगाहों से ओझल हो गई। वह नेशनल हाईवे पर पहुंच चुकी थी। हरामजादा 6 करोड़ का माल अकेले ही ले उड़ा है, मोहनलाल चीखा। पहलवान ने अपने पीले हो रहे चेहरे पर हाथ फेरा। सुन मोहनलाल, कार गई माल गया, जान ही बची है, वह ही बचा ले। देवराज चौहान ने कार जाने की आवाज सुन ली होगी, वह आता ही होगा। भाग ले उधर को जिधर अपनी कार खड़ी है। अगर देवराज चौहान ने हमें देख लिया तो भूने जाएंगे। मोहनलाल गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पहलवान ठीक कह रहा था, माल तो गया, अब जान बचानी कठिन हो रही थी। चल भी। पहलवान ने अपना सूखा सड़ा हाथ उसके कंधे पर मारा। अगले ही पल दोनों सावधानी से सामने दिखाई दे रहे जंगल में प्रवेश करते चले गए। मन ही मन राजन बेदी को वह ढेरों गालियां दे रहे थे। कार पर कोई गया है। देवराज चौहान चौंका। कौन? क्या मालूम, लेकिन कार पर कोई नहीं जा सकता। दिलदार सिंह की कार तो हाईवे पर खड़ी थी। कॉटेज के आसपास कोई भी कार नहीं थी, फिर कार कहां से आ गई? देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। कहां? कॉटेज के सामने की तरफ। कहने के साथ ही देवराज चौहान पेड़ की ओट से निकला और बचता बचाता कॉटेज के गिर्द घूमता हुआ सामने की तरफ बढ़ा। वह सावधान था कि कॉटेज की तरफ से गोली चले तो खुद को बचाया जा सके। जगमोहन बराबर उसके पीछे था। कॉटेज के सामने वाले हिस्से में पहुंचते ही दोनों चौंके। कॉटेज का मुख्य द्वार खुला पड़ा है। पहले उस तरफ चलो जहां दिलदार सिंह को छोड़ा था, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो चुकी है। दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां दिलदार सिंह और शिंदे छिपे हुए थे। वहां दोनों की लाशें देखकर वह चौंके। यह तो मरे पड़े हैं, जगमोहन के होठों से निकला। कॉटेज की तरफ चलो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। रिवॉल्वर पर पकड़ सख्त हो गई। दोनों कॉटेज में पहुंचे। वहां मीरा बेदी और जगदीश गिरेवाल की लाशों के सिवाय कुछ भी नहीं था। सारी कॉटेज छान मारी, परंतु 6 करोड़ के दोनों थैले गायब थे, कहीं न मिले। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए।
जब हम यहाँ से कॉटेज के पीछे की तरफ गए तो भीतर मीरा बेदी और यह रहे होंगे। सामने की तरफ दिलदार सिंह और शिंदे थे, लेकिन अब यह सब मरे पड़े हैं और 6 करोड़ के दोनों थैले गायब हैं। इसका मतलब कोई आया था तो कार की आवाज क्यों नहीं आई? जाने की ही आवाज क्यों आई? क्या कहा जा सकता है? कौन हो सकते हैं वह लोग जो इन सबको मारकर दौलत ले उड़े हैं? हमारे पास किसी भी बात का जवाब नहीं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जब 10-12 मिनट के लिए कॉटेज से फायरिंग बंद हो गई थी, तभी भीतर सारी गड़बड़ हुई और हम इस ख्याल से अपनी जगह पर रहे कि कॉटेज वालों ने जानबूझकर फायरिंग रोकी है ताकि हम सामने आए और वह हम पर निशाना बांधकर फायर कर सकें। तभी उनके कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज पड़ी। एक और कार। जगमोहन बाहर की तरफ भागा। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कॉटेज एक बार फिर छान मारी, परंतु कुछ भी हाथ न लगा। कुछ ही देर बाद जगमोहन लौट आया। किसकी कार थी मालूम नहीं हो सका। उसमें 2 आदमी मौजूद थे और कुछ दूर जंगल में खड़ी थी। मेरे देखते ही देखते वह भागती चली गई। जगमोहन ने गहरी सांस ली। कई पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अब कुछ भी नहीं। देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। 6 करोड़ की दौलत हाथ आकर निकल गई। कौन ले उड़ा है हमें यह भी नहीं मालूम। कुछ भी हाथ नहीं लगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हमेशा की तरह सारी दौलत हाथ से खिसक गई। किस्मत अपनी अपनी। देवराज चौहान हौले से हंसा। लगा है। एकाएक जगमोहन चीखा। क्या? सोने की ईंट। जगमोहन ने अपने कपड़ों में हाथ डालकर सोने की छोटी सी ईंट को बाहर निकाला। यह वही सोने की ईंट है जो मीरा बेदी ने तुम्हारे माथे पर मारी थी और केबिन में टेबल के नीचे पड़ी थी। बाद में इसे मैंने उठा लिया था। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव छा गए। 6 करोड़ की दौलत हाथ से निकल गई। अब जगमोहन 2 लाख की सोने की ईंट पाकर ही खुश हो रहा था। भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो यह था देवराज चौहान सीरीज का एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।